Good morning, students. I am your general science teacher of class 9. It is my lecture number 1. In this video, we learn about two chapters, that are chapter number 3, biochemistry and biotechnology, and chapter number 4, that is human health. Let us start what is in the chapter number 3, biochemistry and biotechnology. We learn here about metabolism and its types, role of enzymes in daily life, blood types and functions, DNA as hereditary material, genetic engineering and its role, disease control, antibiotics and vaccines, and recycling of waste. Now, what is metabolism? Before starting metabolism, we should learn that what is biochemistry. It is a branch of chemistry which deals with all chemical reactions. The chemical reactions help in the synthesis, anabolism, and breakdown called catabolism, or it means it is called as the metabolism. So, metabolism is we study under biochemistry. ओके मेटाबॉलिज्म इज़ द केमिकल रिएक्शंस दैट आर अकरिंग इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। ऐसे वो तमाम केमिकल रिएक्शंस जो कि हमारे बॉडी के हर सेल में होते रहते हैं, जिसकी वजह से मुख्तलिफ़ चीज़ें बनती हैं, एनर्जी प्रोड्यूस होती है और वो हमारे मुख्तलिफ़ बॉडी के फंक्शंस में इस्तेमाल होती है। इट इज़ कॉल्ड द मेटाबॉलिज्म. It is an energy using and energy releasing process. Energy releasing and using process means that it provides us energy, it gives ATP, and also different body functions require energy. That's why the process of metabolism provide these energies. There are two types of metabolism called anabolism and catabolism. Now, first of all, what is anabolism? It is a synthesizing process. ओके व्हाट इज सिंथेसाइजिंग प्रोसेस स्टूडेंट्स? ऐसी चीज़ें जिसमें कोई भी चीज़ बनती है, जैसे कि प्रोडक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन प्लांट्स बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी कि जब पौधे सूरज की रोशनी में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी की मौजूदगी में अपना फूड खुद से प्रिपेयर करते हैं, इट इज़ कॉल्ड दी एनाबोलिज्म. ये एक एग्जांपल है, उसके अलावा बॉडी में मुख्तलिफ और भी प्रोसेसेस होते रहते हैं. कैटाबोलिज्म एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे कि जिनको हम ग़िज़ा में लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट हैं, प्रोटीन्स हैं, फैट्स हैं, ठीक है. तो ये तमाम चीज़ें जो है वो ब्रेक डाउन होती हैं, सिंपलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होती हैं और फिर हमें एनर्जी प्रोवाइड करती हैं. और ये एनर्जी यूज़ होती है मुख्तलिफ़ बायोलॉजिकल प्रोसेसेस में. हमारी जिस्म में मुख्तलिफ़ जो काम हो रहे हैं उनको एक एनर्जी रिक्वायर होती है ना, तो वो तमाम जो प्रोवाइड करती है वो है प्रोसेस दैट इज़ कैटाबॉलिज्म. ओके, अब ये जो एनर्जी हम लेते हैं या फूड इनटेक करते हैं, इट इज़ बाय द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, यानी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के ज़रिए से हम फूड लेते हैं. और फिर उसके बाद ये फूड जो कि हम जिन फॉर्म्स में लेते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, लिपिड्स, ठीक है, ये तमाम जब हम खाते हैं तो उसके बाद हमारा स्टमक इसको डाइजेस्ट करता है, ब्रेक डाउन करता है लार्जर फूड पार्टिकल्स को इनटू सिंपलर मॉलिक्यूल्स. एंड जब तक ये तमाम जो कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स हैं ये जब तक सिंपलर वन में नहीं कन्वर्ट होंगे, ये हमारी बॉडी से एब्जॉर्ब नहीं हो सकते हैं. ओके, डाइजेशन के बाद जो प्रोसेस स्टार्ट होता है दैट इज़ एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, यानी ये जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ फूड है ये अब एब्जॉर्ब होते हैं बाय स्मॉल इंटेस्टाइन. ओके, एंड द थर्ड पोर्शन ऑफ दिस इज़ एसिमिलेशन. एसिमिलेशन इज़ बिकम अ पार्ट ऑफ अवर बॉडी, यानी ये जो फूड आपने लिया है जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड लिपिड, वो अब हमारी जिस्म का हिस्सा बनने जा रहा है. आफ्टर दैट मेटाबॉलिज्म विल स्टार्ट. Digestive tract, it is the mouth, okay, esophagus, liver, stomach. स्टमक फूड होगी, लिवर ये प्रोवाइड करेगा एंजाइम्स, पेनक्रियाज है, मुख्तलिफ हार्मोन्स प्रोड्यूस करे, मुख्तलिफ एंजाइम्स प्रोड्यूस करे जो कि डाइजेशन में हेल्पफुल है. स्मॉल इंटेस्टाइन एक ऐसा पोर्शन है जहाँ पर एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड होती है, यानी तमाम जो फूड है वो सिंपलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होने के बाद एब्जॉर्ब हो जाता है हमारी बॉडी के अंदर. और वो सिंपलर मॉलिक्यूल कौन से होंगे अगर आप बात करें इसकी, तो कार्बोहाइड्रेट का सिंपलर फॉर्म है दैट इज़ ग्लूकोज जो एब्जॉर्ब होगी.
प्रोटीन्स की अमीनो एसिड्स हैं जो एब्जॉर्ब होंगे, और लिपिड्स के फैटी एसिड्स एंड ग्लाइसरोल्स हैं, ओके, जो कि एब्जॉर्ब होते हैं फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन। और जब तक ये इन तमाम स्मॉलेस्ट पार्टिकल में नहीं कन्वर्ट होंगे, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन इसको एब्जॉर्ब नहीं कर सकती है। Now, what is carbohydrate? Carbohydrate is a basic energy providing material, और ये मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी। हम अपनी ग़िज़ा में जो मुख्तलिफ़ किस्म की कार्बोहाइड्रेट इस्तेमाल करते हैं वो वीट के थ्रू, राइस, कॉर्न, मेज़, यानी ये मेजर सोर्सेज हैं जो कि हम खाने में इस्तेमाल करते हैं कार्बोहाइड्रेट का। ये जब हमारी बॉडी के अंदर जाती हैं, हम इसको डाइजेस्ट करते हैं, और फिर उसके बाद एब्जॉर्ब होने के बाद हमारे इंटेस्टाइन से जब ये हमारी बॉडी के अंदर सेल्स में जाती है तो इसका मेटाबॉलिज्म स्टार्ट होता है। यानी 1 ग्राम अगर आप कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तो वो आपको 3.8 किलो कैलोरीज प्रोवाइड करती है, यानी इतनी एनर्जी प्रोवाइड करती है। ओके, एंड प्रोडक्ट्स कौन सी हैं कार्बोहाइड्रेट की? शुगर्स हैं, ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड लैक्टोज, यानी जो मुख्तलिफ जो फॉर्म्स आप ले रहे हैं, यानी अगर आप फ्रूट्स इस्तेमाल करते हैं तो उसकी जो कार्बोहाइड्रेट फॉर्म है वो जब एब्जॉर्ब होगी तो वो होगी फ्रक्टोज। ओके, अगर आप दूध पीते हैं तो उसकी जो एंड जो प्रोडक्ट जो एब्जॉर्ब होनी होती है दैट इज़ लैक्टोज। ओके, और उसके अलावा आप राइस खा रहे हैं, रोटी है, चावल है, इस पोटैटो है, इस तरह की जो मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं जब आप लेते हैं तो उनकी एंड प्रोडक्ट जैसे ग्लूकोज जो कि एब्जॉर्बेबल फॉर्म होती है। अगर ये हमारी बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट एक्सेस एब्जॉर्ब हो जाए तो हमारी बॉडी के में एक सलाहियत होती है, क्वालिटी होती है कि इट कैन बी स्टोर्ड इन आवर बॉडी इन अ लिवर इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, यानी ग्लाइकोजन की फॉर्म में जाकर ये तमाम चीज़ें एब्जॉर्ब हो जाती हैं। उसके अलावा फ़ैट मेटाबॉलिज्म, इफ़ यू टॉक अबाउट देन फ़ैट के मुख्तलिफ सोर्सेज जो आप इस्तेमाल करते हैं, जैसे एनिमल फ़ैट्स हैं, प्लांट फ़ैट्स हैं। एनिमल फ़ैट्स जैसे कि बटर, ऑयल, घी, मीट, फ़िश ऑयल। ओके, प्लांट फ़ैट्स में आ जाती है सरसों का तेल है, ऑलिव ऑयल है, कोकोनट ऑयल, मीज़, सोयाबीन, कॉटन सीड, सनफ्लावर, पीनट। ओके, ये आप कुछ चीज़ें होती हैं जो कि ड्राई फ्रूट्स इस्तेमाल करते हैं तो उससे ही आपको मिल जाती हैं। उसके अलावा आप कुकिंग में जो ऑयल इस्तेमाल करते हैं उससे हासिल होती है। एंड प्रोडक्ट यानी कि डाइजेशन होने के बाद जो एब्जॉर्बेबल फॉर्म होती है वो है ग्लाइसरोल एंड फैटी एसिड। जब तक इस फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होगी फैट्स ये एब्जॉर्ब नहीं हो सकती हैं। कितनी कैलोरीज प्रोवाइड करती हैं एब्जॉर्ब होने के बाद, यानी एसिमिलेशन के वक्त, दैट इज़ 1 ग्राम प्रोवाइड 7 किलो कैलोरीज टू आवर बॉडी। ओके, इट मीन्स इट इज़ इन ह्यूज सोर्स ऑफ एनर्जी प्रोवाइड। स्टोरेज, एक्सेस फैट स्टोर्ड इन adipose tissues that can be used during starvation and glucose deficiency, यानी जितनी भी एक्सेस फैट्स हैं वो हमारे एडिपोज टिश्यूज़ में जमा हो जाती है। यानी अगर आप स्टारवेशन में बात करें, यानी कि अगर आप इंस्टेंट फूड नहीं ले रहे तो हमारी बॉडी जो है वो अपने एडिपोज टिश्यूज़ में से उस फैट्स को यूज़ करना शुरू हो जाती है और फिर हमें एनर्जी प्रोवाइड करती है। प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन इज़ ऑल्सो अ मेजर सोर्स ऑफ आवर बॉडी। इसके जो सोर्सेज हम लेते हैं ग़िज़ा में वो प्लांट सोर्स और एनिमल सोर्स दोनों होते हैं। प्लांट सोर्स जो कि सेकंड क्लास प्रोटीन कहलाती है, जैसे कि दालें हैं, चने हैं, वीट है, बीन्स हैं, ये तमाम चीज़ें हम लेते हैं ग़िज़ा में। एनिमल फैट्स लेते हैं जो कि मेजर सोर्स होता है गोश्त की फॉर्म में, दूध है, एग, फिश। ओके, दीज आर डिफरेंट सोर्सेज विच टेक इन आवर डाइट। एंड प्रोडक्ट्स जो कि एब्जॉर्बेबल फॉर्म है, दीज आर अमीनो एसिड्स। कैलोरीज विच आर गिवन आफ्टर assimilation, that is 1 gram of protein provide 4 किलो कैलोरीज। ओके, प्रोटीन के बारे में कहा जाता है कि प्रोटीन हमारा बॉडी बिल्डिंग मटेरियल होता है, यानी ये वैसे तो इतनी एनर्जी जैसे कि कार्बोहाइड्रेट और फैट्स प्रोवाइड कर रहे हैं नहीं करती, लेकिन ये हमारी बॉडी के मुख्तलिफ जो सेल्स हैं उनको स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है, क्योंकि हमारी बॉडी पूरी जो है वो कंपोज हुई हुई है ऑफ मैनी सेल्स एंड दी सेल्स आर प्रोड्यूस बाय डिफरेंट प्रोटीन्स। व्हाट आर द यूजेस? सिंथेसाइज न्यू प्रोटीन्स फॉर दी मेंटेनेंस ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेसेस। या बायोलॉजिकल प्रोसेसेस कौन से हमारी बॉडी के अंदर हो रहे हैं, जैसे कि मुख्तलिफ
अगर आप डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो एंजाइम्स चाहिए हर चीज़ को ब्रेक डाउन करने के लिए, कार्बोहाइड्रेट के लिए, लिपिड के लिए, प्रोटीन्स को भी इवन डाइजेस्ट करने के लिए। तो ये तमाम एंजाइम जो है वो प्रोटीनियस इन नेचर होते हैं, उनकी सिंथेसिस है। उसके अलावा मुख्तलिफ प्रोसेस हमारी बॉडी के अंदर हो रहे हैं, जैसे कि सेलुलर रेस्पिरेशन है। ओके, तो ये तमाम प्रोसेसेस कौन करवा रहा है? प्रोटीन्स हैं जो कि एंजाइम्स फॉर्म में मौजूद होती हैं। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? अब जो नेक्स्ट है वो है एंजाइम्स। एंजाइम्स हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट विच कैन चेंज और स्पीड अप द रिएक्शन। यानी बॉडी के अंदर, यानी हर सेल के अंदर जो मेटाबॉलिज्म हो रहा है उसके लिए मुख्तलिफ एंजाइम। ओके, एंड दीज एंजाइमेटिक रिएक्शन रिक्वायर फॉर दी टू स्पीड अप द रिएक्शन। यानी उन तमाम सिस्टम को स्पीड अप करना, यानी तेज़ी के साथ उनको एसिमुलेट करना और जो है वो इस काबिल बनाना कि वो हमें एनर्जी प्रोवाइड कर सकें। ओके, एंजाइम्स भी प्रोटीनियस इन नेचर है, ठीक है, यानी प्रोटीन नेचर की एंजाइम्स की, और ये क्या करते हैं? स्पेसिफिक इन देयर रिएक्शंस। यानी हर जो एंजाइम है उसके लिए एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट का होना ज़रूरी है, यानी जिस जगह पर उसने ऐड करना है एंजाइम ने, उसके लिए उसी की जो है वो फॉर्मेशन होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप लॉक एंड की बात करते हैं तो उसके अंदर देखें कि एक ही तरह का जो है वो उनका स्ट्रक्चर होता है जिसकी वजह से वो ओपन कर सकता है। सम टाइम नीड को एंजाइम फॉर डिफरेंट रिएक्शंस। कभी कभार एंजाइम्स को कुछ मिनरल्स रिक्वायर होते हैं, कुछ वाइटामिन रिक्वायर होती हैं जिसकी वजह से वो तेज़ी के साथ अपना रिएक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, यानी उसको हेल्प भी चाहिए होती है एंजाइम्स को। इट प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डेली लाइफ लाइक इन इंडस्ट्री। एंजाइम हमारी इंडस्ट्री में जो है वो बहुत अहम किरदार अदा कर रहा है, जिसमें जब जितनी भी प्रोडक्ट्स बन रही होती हैं तो उसमें अगर उसको स्पीड अप करवाना है रिएक्शन तो एंजाइम्स यूज़ किए जाते हैं। Okay, look at this diagram. It is describing the lock and key reaction of an enzyme and substrate that is called the enzyme substrate complex. It is the shape of enzyme. Look at this. ये जो shape है enzyme की, substrate की भी उसी तरह की shape होगी तो ये उसके ऊपर act कर सकेगा। ओके, मिसाल ले लें, फॉर एग्जांपल अगर आप दूध लेते हैं तो उसके लिए लैक्टेज एंजाइम रिक्वायर होगा, ठीक है, लैक्टोज के लिए लैक्टेज एंजाइम रिक्वायर है। कभी भी अगर आप ले रहे हैं अमीनो एसिड्स हैं तो उसके ऊपर जो है वो लैक्टेज एंजाइम एक्ट नहीं करेगा। ओके, इसलिए कहते हैं कि एंजाइम इज स्पेसिफिक टू दी स्पेसिफिक सबस्ट्रेट। Now what is blood? Blood is the most important fluid that transport digested food and oxygen to each cell of the body. आपको पता है सर्कुलेटरी सिस्टम हमारी बॉडी में है, एंड इन आर्टरीज एंड डिफरेंट ब्लड वेसल्स blood is circulating, and what is the purpose of the circulation? That it provide oxygen to each and every cell of our body, and it provide nutrition to our body. Okay, now what are the types of blood? Blood is divided into blood plasma and blood cells. Okay, blood cells, um, there are of three types again: red blood cells, white blood cells, and platelets. Okay, red blood cells, they are spherical in shape and it is responsible for providing the oxygen to different parts of the body. ओके, वाइट ब्लड सेल जो कि डिफेंस प्रोवाइड करते हैं हमारी बॉडी को, यानी जितने इस तरह के ऑर्गेनिज्म हैं जो कि हमारी बॉडी के अंदर आ जाते हैं, इन्फेक्शन क्रिएट कर रहे होते हैं, तो वाइट ब्लड सेल्स पहले से मौजूद होते हैं जो कि उसको ख़त्म करने के लिए मौजूद होते हैं। प्लेटलेट्स हैं, अगर प्लेटलेट्स का काम होता है कि वो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्पफुल होते हैं, यानी जिस जगह पर अगर कोई चोट लग जाए तो वहाँ पर फ़ौरन उस जगह पर प्लेटलेट मूव करते हैं और फिर वहाँ पर क्लॉटिंग करवाते हैं। ओके, यानी इट इज़ ऑल्सो रिक्वायर फॉर द थिकनिंग ऑफ ब्लड। अगर तो प्लेटलेट्स नहीं होंगे हमारी बॉडी में कि स्पेसिफिक अमाउंट में, तो क्या होगा कि ब्लड जो है वो रश करेगा या पूल आउट हो जाएगा इनटू डिफरेंट visceras of our body. So, okay, these are three types. Now what are blood groups? There are two systems of blood. These are called the ABO blood group system and RH blood group system. ABO blood group system provide the different blood groups
like A, B and O. There are 4 kinds, and presence of antigen on the surface of red blood cell is responsible for the blood groups of different persons. ओके हर शख्स में जो है वो मुख्तलिफ होता है ब्लड ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ एंटीजन प्रेजेंट ऑन देयर आरबीसी, यानी जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनके ऊपर जो एंटीजन होती है वो प्रोवाइड करती है किसी भी शख्स का ब्लड ग्रुप। ओके अगर कोई शख्स जो है वो किसी का ब्लड ग्रुप ए है, ओके उसकी जो सरफेस एंटीजन होंगी वो ए होंगी, और जो एंटीबॉडीज उसके प्लाज्मा के अंदर मौजूद होंगी वो बी एंटीजन होंगी। ओके और जो डोनर होंगे इस ब्लड ग्रुप के, यानी जो शख्स डोनेट कर सकता है ब्लड, दैट इज़ ए ब्लड ग्रुप एंड ओ ब्लड ग्रुप। ओ ब्लड ग्रुप इज़ अ यूनिवर्सल डोनर। और कौन कौन इनसे ले सकता है ब्लड, दैट इज़ ए ब्लड ग्रुप किसी शख्स का होगा तो वो ही ले सकता है इससे ब्लड, या फिर ए बी ब्लड ग्रुप होगा। ओके इसी तरह से जो है वो जो ब्लड ग्रुप होगा उसके अगेंस्ट एंटीजन मौजूद होती है, अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ मौजूद होती है इन अ प्लाज्मा। यहाँ पे देखें जैसे कि ब्लड ग्रुप ए है, ए एंटीजन एंड एंटीबॉडी इज़ बी। ब्लड ग्रुप बी अगर किसी शख्स का है एंटीजन, और यानी कि जो आरबीसीज के ऊपर जो एंटीजन मौजूद होगी दैट इज़ बी, दैट इज़ प्रोवाइडिंग दी ब्लड ग्रुप सिस्टम, और उसके जो प्लाज्मा के अंदर ब्लड ग्रुप एंटीजन मौजूद होगी दैट इज़ ए। ओके इन केस सही तरीके से नहीं किया जाता ब्लड को फाइंड आउट, अगर उसका ब्लड किसी शख्स का नहीं पता और उसको गलती से कोई दूसरा बता दिया जाए तो फ़ौरन से एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होना शुरू हो जाता है। ओके और एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन क्या है कि अगर किसी शख्स में बी ब्लड ग्रुप है और अगर उसको ए ब्लड ग्रुप गलती से लगा दिया जाए कि उसमें एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर पहले से ही ए एंटीबॉडी मौजूद है, और अगर हमने ए एंटीजन लगा दी तो एंटीबॉडी एंटीजन रिएक्शन हो जाएगा, यानी ए को क्लॉट कर देगा। ओके ये है इसकी। अगर सेकेंड ब्लड ग्रुप सिस्टम इज कॉल्ड दी RH ब्लड ग्रुप सिस्टम। RH ब्लड ग्रुप सिस्टम प्रोवाइड दी पॉजिटिविटी एंड नेगेटिविटी ऑफ द ब्लड। ओके आप जब देखते हैं तो किसी भी रिपोर्ट में आप ऑब्जर्व करते होंगे कि ब्लड ग्रुप के साथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव लिखे होते हैं, दैट इज़ दी RH। ठीक है इट इज़ ऑल्सो द टाइप ऑफ एंटीजन ऑन द RBC, यानी RBC के ऊपर जो ब्लड ग्रुप मुख्तलिफ हैं ए बी एंड ओ, उसके साथ साथ ये एंटीजन भी मौजूद होती हैं। अगर कोई शख्स RH पॉजिटिव है तो उसमें वही ब्लड ट्रांसफ्यूज़ किया जाएगा या वही उस शख्स में ब्लड डोनेट किया जाएगा जो कि RH पॉजिटिव होगा। RH पॉजिटिव की एंटीजन मौजूद होती है, जबकि RH नेगेटिव की कोई एंटीजन सेल्स के ऊपर मौजूद नहीं होती है। ओके इसी तरह से अगर आप मैचिंग रेसिपिएंट देखें तो उसमें RH नेगेटिव ही होना चाहिए। ओके नो व्हाट इज़ DNA? DNA इज़ कॉल्ड द हेरिडिटरी मटेरियल। DNA कहाँ पे? ओके न्यूक्लियस जो कि कंट्रोल कर रहा है तमाम एक्टिविटीज़ हमारी बॉडी की। ओके सेल की, हर सेल के अंदर एक न्यूक्लियस है मौजूद। ओके न्यूक्लियस के अंदर मौजूद है क्रोमोसोम्स, और ये क्रोमोसोम प्रेजेंट हैं न्यूक्लियस के अंदर। DNA पार्ट है क्रोमोसोम्स का। ओके यहाँ पे देखें न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम मौजूद है, और ये क्रोमोसोम जो है वो किसके बने हुए हैं? इट इज़ ऑफ DNA। मुख्तलिफ DNA मिलते हैं क्रोमोसोम बनाते हैं, और ये मुख्तलिफ जो DNA का ये जो आप हेलिकल स्ट्रक्चर देख रहे हैं इट इज़ कॉल्ड द जीन। जीन आर द सेक्शंस ऑफ DNA, ये मुख्तलिफ सेक्शंस हैं। और ये क्या प्रोवाइड करते हैं? मुख्तलिफ प्रोटीन्स जो कि हमारी बॉडी के अंदर बनी है, अमीनो एसिड्स बननी है, उसके लिए कोड्स प्रोवाइड करते हैं, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। DNA is called the deoxyribose nucleic acid। ओके इट कंटेन इंस्ट्रक्शन फॉर द डेवलपिंग अ न्यू सेल। इसके पास इंस्ट्रक्शन मौजूद है, यानी कोड्स मौजूद है कि न्यू सेल किस तरह से फॉर्म होता है, इसलिए इसको हेरिडिटरी मटेरियल कहा गया है। देयर आर 4 बेसिस, दीज आर कॉल्ड द न्यूक्लियोटाइड्स, एडिनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थायमिन। आप यहाँ देख रहे हैं AT, एडिनिन स्टैंड्स फॉर एडिनिन एंड T स्टैंड्स फॉर थायमिन, G स्टैंड्स फॉर गुआनिन एंड C स्टैंड्स फॉर साइटोसिन। ये जिस तरह से आपको बॉन्डिंग नज़र आ रही है, यानी एडिनिन हमेशा थायमिन के साथ बॉन्डिंग करता है, दैट इज़ कॉल्ड द हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और गुआनिन हमेशा साइटोसिन के साथ बॉन्डिंग करता है। और इसी तरह से जो है ये एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, दैट इज़ कॉल्ड द लैटरल डच स्ट्रक्चर।
डीएनए बहुत इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ में, और ये जीनोमिक इंस्ट्रक्शंस इसके पास बॉडी के अंदर जो भी प्रोटीन है, जो भी अमाइनो एसिड बनना है, जो एंजाइम बनना है, हार्मोन फॉर्म होना है, वो सारा का सारा जो इंस्ट्रक्शंस है वो डीएनए प्रोवाइड करता है। अब डीएनए जो के लिए रिक्वायर होती है रेप्लिकेशन। डीएनए जब अपनी कॉपीज़ बनाता है तो ही तो वो आगे जाकर अपने मैसेजेस को कन्वे कर सकता है। इसीलिए द मेकिंग ऑफ कॉपीज इज कॉल्ड द डीएनए रेप्लिकेशन एंड occurs इन द न्यूक्लियस। लुक एट दिस, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन। किस तरह से हो रहा है, अब आप देखिए कि हर बॉडी के ह्यूमन सेल के अंदर न्यूक्लियस मौजूद है जिसके अंदर क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम दैट इज़ द junctions of different DNAs, and different DNAs are comprises of different nucleotides, adenine, guanine, cytosine and thymine. These are called the nucleotides. और उसके बाद यहाँ पे देखें कि ये डीएनए एक जो पुरानी स्ट्रैंड है और ये डीएनए की दोनों पुरानी स्ट्रैंड जो है वो जब रेप्लिकेट करती हैं, यानी ये मुख्तलिफ आप देखें इस दौरान ये मुख्तलिफ न्यूक्लियोटाइड की बॉन्डिंग ब्रेक हो गई है, और ये ब्रेकिंग जो है वो उसके बाद जब ये पुरानी स्ट्रैंड के सामने बिल्कुल एक नई स्ट्रैंड बनती है, इट इज़ कॉल्ड द डीएनए रेप्लिकेशन। अब यहाँ पे देखें कि इधर यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद है, इस जगह पर हाइड्रोजन, यानी जब डीएनए रेप्लिकेट करता है तो मुख्तलिफ एंजाइम एक्ट करते हैं और हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ब्रेक कर देते हैं, जिसकी नतीजे में दो स्ट्रैंड अलग अलग हो जाती हैं। अब ये जो दो स्ट्रैंड हैं, ये जो पुरानी स्ट्रैंड्स कहलाती हैं, इनके बिल्कुल सामने इनकी एडजेसेंट न्यूक्लियोटाइड बनती हैं। यानी अगर यहाँ पर थायमीन है तो यहाँ पर जो नई स्ट्रैंड होगी उसके सामने एडिनिन बन जाएगा। एडिनिन जो अमीनो एसिड है, एडिनिन न्यूक्लियोटाइड है, वो सामने बन जाएगा। और यहाँ पे देखिए इस तरह से ये इसने वही पेयरिंग कर ली एडिनिन थायमीन के साथ और गुआनिन साइटोसिन के साथ। इट इज़ कॉल्ड द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्ट्रैंड, दैट इज़ कॉल्ड द डीएनए रेप्लिकेशन, एंड इट इज़ important for different biotechnological processes. Now what is biotechnology? Biotechnology is the use of different organism for the benefit of मैनकाइंड एंड ह्यूमन काइंड, जिसके अंदर डीएनए इस्तेमाल किया जाता है और फिर उसके बाद उसको मुख्तलिफ प्रोसेसेस करने के बाद जो है वो उसमें हेल्पफुल होता है हमारे लिए। इट इज़ अ सेट ऑफ टेक्निक यूज टू ट्रांसफर for the welfare of mankind, and it is the kind of biochemistry, or it is also called the genetic engineering. बैक्टीरियम इज द स्पेसिफाइड ऑर्गेनिज्म, यानी बैक्टीरिया लिया जाता है और उसका जो है डीएनए इस्तेमाल किया जाता है फॉर द बेनिफिट ऑफ मैनकाइंड, यानी हमारे फ़ायदे के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। और जो बैक्टीरियम उस जीन को जो कि हमारे लिए ज़रूरी होती है, जो हम प्रोड्यूस करवाना चाह रहे होते हैं, जिसकी न्यू जनरेशन, और उस ऑर्गेनिज्म को कहा जाता है ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म, यानी उसका डीएनए हमने पकड़ के ट्रांसफ़र कर दिया है। ओके, बैक्टीरिया जो है वो बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड, यूँ समझ लें कि बहुत इजी टू हैंडल है ऑर्गेनिज्म, और उसके अलावा उसका कोई न्यूक्लियस नहीं होता, उसका जो क्रोमोसोम है वो उसकी साइटोप्लाज्म के अंदर ही तैर रहा होता है। उसके अलावा प्लाज्मिड उसके अंदर होता है, जिसके वजह से मुख्तलिफ चेंजेस लाई जा सकती हैं डीएनए के अंदर। अगर ये ह्यूमन सेल की बात करें तो यहाँ पे डीएनए है, ओके, डीएनए को मुख्तलिफ एंजाइम्स इस्तेमाल करके इसकी हम रेप्लिकेशन करवाते हैं साइंटिस्ट, और उसके बाद ये रेप्लिकेशन होने के बाद डीएनए अपनी जब न्यू स्ट्रैंड फॉर्म करवा रहा होता है तो यहाँ पर जो बैक्टीरियम का प्लाज्मिड है वो लेकर और उसको जगह पर वो जीन को इधर शिफ्ट कर दिया जाता है, यानी कि ह्यूमन जीन को पकड़कर बैक्टीरिया की जो ये प्लाज्मिड है उसके साथ कनेक्ट कर दिया जाता है, और फिर उसके बाद इसकी जब प्रोडक्शन करवाई जाती है तो बैक्टीरियम ऑब्वियसली अपने ही तरीके से जो है वो मुख्तलिफ अपनी प्रोजनीज जो है वो बनाना शुरू हो जाता है, यानी अपने डॉटर सेल्स बनाना शुरू हो जाता है। ओके, व्हाट आर द सिग्निफिकेंसेस, क्या क्या फ़वाइद हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग के हमारी लाइफ में इन एग्रीकल्चर। ज़िंदगी के हर तबके में जो है वो जेनेटिक इंजीनियरिंग इस्तेमाल की जा रही है।
बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स जो कि यूज़फुल हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस्तेमाल करने के बाद जो चीज़ें बनाई जाती हैं, ब्रेड, योगर्ट, चीज़, विनेगर, सेवरल मेडिसिन, इंसुलिन वैक्सीन, यानी रोज़मर्रा की कई चीज़ें जो है वो बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं। एग्रीकल्चर की बात करें आप तो हाई क्रॉप यील्ड, यानी कि फसलों का जो है वो ज़्यादा उसकी बढ़ाना, उनको उनकी तादाद में भी और उसके अलावा उनकी क्वालिटी में भी जो है इंक्रीज़ करना, दैट इज़ कॉल्ड दी हाई क्रॉप यील्ड। इसमें क्या किया जाता है कि फॉर्म की जाती है जीएम प्लांट, जेनेटिकली म्यूटेटेड प्लांट जो है वो बनाए जाते हैं ताकि वो मुख्तलिफ पेस्ट से जो है यानी इंसेक्ट से जो है वो महफूज रह सकें। ओके, ऐसी जो कि फसलें जो कि मॉडिफाइड की जा चुकी हैं वो है कॉर्न, व्हीट, राइस, कैनोला, पोटैटोज, सोयाबीन, कॉटन, यानी मुख्तलिफ उस पर काम होता चला जा रहा है। अब यहाँ पे देखें कि एक टोमेटो प्लांट है, उसको एक है ये वाली जो है, इट इज़ अ नॉन इंजीनियर टोमेटो प्लांट दैट हैज़ बीन कम्प्लीटली ईटन बाय अ कैटरपिलर। ओके, ये और ये जो है वो जेनेटिकली म्यूटेटेड प्लांट है जो कि ख़ुद से जो है वो अगर कैटरपिलर इसके ऊपर एक्ट करती है तो वो खुद ब खुद ख़त्म हो जाती है। ओके, यानी जेनेटिकली म्यूटेटेड प्लांट क्या करते हैं कि वो प्लांट खुद ब खुद जो है वो अपनी उनको पेस्ट को कंट्रोल करता है। ओके, इसके अलावा जेनेटिक इंजीनियरिंग फूड प्रोडक्शन और प्रिजर्वेशन में भी हेल्पफुल है। हाई यील्ड ऑफ मिल्क एंड मीट, ओके, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो गोश्त हासिल किया जा सके जानवरों से, उनकी इस तरह से प्रोडक्शन करवाई जाए और ज़्यादा वो दूध दे सकें। प्रोडक्शन ऑफ बेटर क्वालिटी ऑफ फूड्स एंड वेजिटेबल, ये कि एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। हेल्थ के सेक्टर में देखिए तो हेल्थ के लिए रिक्वायर है क्योरिंग डिजीज़ एंड इम्प्रूविंग हेल्थ। ओके, जेनेटिक इंजीनियरिंग किस में हेल्पफुल है? मुख्तलिफ जो बीमारियां हैं उनको सही करने में, उनके जो है वो मुख्तलिफ उनकी वैक्सीन दरियाफ़्त करने में, फाइंडिंग कॉज ऑफ डिज़ीज़, मेडिसन प्रोडक्शन, यानी मुख्तलिफ दवाइयाँ जो है वो बनवाई जाती हैं। प्रोवाइड इम्यूनिटी प्रोवाइड की जाती है, यानी इंजीनियरिंग क्योरिंग एंड करेक्शन ऑफ जेनेटिकल डिफेक्ट्स, यानी मुख्तलिफ इस तरह के काम की जाती है जिसमें जेनेटिकल डिफेक्ट्स जो हैं उनको कंट्रोल किया जा सकता है, यानी पैदाइश से पहले कुछ इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं। अभी हमने पढ़ा एंटीबायोटिक्स एंड वैक्सीन्स के बारे में कि एंटीबायोटिक्स क्या हैं। दीज आर कंपाउंड्स दैट इनहिबिट ग्रोथ और किल बैक्टीरिया, यानी ये भी एक सिग्निफिकेंस है हमारी बायोटेक्नोलॉजी का या जेनेटिक इंजीनियरिंग का, जिसमें एंटीबायोटिक्स बनाई जाती हैं। एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं? ऐसे कंपाउंड हैं जो कि बैक्टीरिया को या तो ख़त्म कर देती हैं या फिर उनकी जो ग्रोथ हो रही है उसको डिक्रीज़ कर देती है। कौन कौन सी एंटीबायोटिक इस्तेमाल की जाती हैं, यानी कि ब्रॉड कैटेगरीज अगर हम पढ़ें, दैट इज़ पेनिसिलिन, सेफलोस्पोरिन, टेट्रासाइक्लिन एंड इज़िथ्रोमाइसिन। Penicillins are made by fungus called Penicillium and it attack a fairly narrow range of bacteria, यानी ये स्पेसिफिक टाइप ऑफ बैक्टीरिया है उसके ऊपर ही एक्ट करती हैं। सेफलोस्पोरिन्स की बात करें तो सेफलोस्पोरिन्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम फंगस कॉल्ड मैनिलोस्पोरियम। ओके, और ये भी जो है वो ऐसी है जो कि बैक्टीरिया के खिलाफ अफेक्टेड है। ओके, टेट्रासाइक्लिन्स हैं, स्ट्रेप्टोमाइसिस बैक्टीरिया है, ये प्रोड्यूस करता है। दे आर इफेक्टिव अगेंस्ट अ वैरायटी ऑफ बैक्टीरिया। ओके, यानी बैक्टीरिया इस्तेमाल किया जाता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ दीज मेडिसिन, और फिर यही जो है वो इनहिबिट करती है दूसरी ग्रोथ। एरिथ्रोमाइसिन, they work against the same type of bacteria which have developed resistance against penicillin. Okay, now what are vaccines? These are harmless form of diseases which contain attenuated form of microorganism used to stimulate immunity. ओके, वैक्सीन आप वैक्सीनेशन करवाने जाते होंगे, बच्चों की होती हैं, उसके अलावा कई इस तरह की डिजीज़ हैं जैसे कि ट्यूबरक्लोसिस है, या फिर आप मुल्क से बाहर जाना चाह रहे हैं। ऐसी तमाम बीमारियां जो कि यहाँ पर मौजूद हैं, दुनिया के और दूसरे कोनों में मौजूद नहीं है, तो हमें उसके लिए वैक्सीनेटेड होकर जाना पड़ता है, यानी हमें पहले से जो है वो एंटीबॉडीज़ में अपनी बॉडी में प्रोड्यूस करवानी होती हैं। यहाँ पे देखें इस डायग्राम में बताया हुआ है कि antibiotics are chemical substances which inhibit the growth of microorganisms, and first antibodies was penicillin derived from fungus Penicillium,
and discovered by scientists Fleming, Florey and Chain, and he received a Nobel Prize in 1945. आपको इस तरह की डिसीज़ेज़ होती हैं जो कि नहीं ख़त्म हो रही होती हैं आम मेडिसिन के ज़रिए से, तो उसके लिए एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि अंदर जाके हमारी बॉडी के क्या करती हैं कि वो उसको बैक्टीरिया को ख़त्म कर देती हैं या उसकी रिप्रोडक्शन को स्लो डाउन कर देती हैं। ये देखें, इट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ पेनिसिलियम, जो कि फंगस है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर माइक्रोबायोलॉजिकल लेबॉर्ट्रीज़ के अंदर इनकी ग्रोथ करवाई जाती है और फिर उसके बाद इसके ज़रिए से जो है वो पेनिसिलिन बनाई जाती है। ओके, इट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। वैक्सीन्स रिक्वायर फॉर द इम्यूनाइजेशन, यानी कि हम इम्यून हो जाते हैं किसी भी मर्ज़ के ख़िलाफ़ या डिजीज़ के ख़िलाफ़। इट इंक्रीज द डिफेंसिव पावर अगेंस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज वायरस एंड बैक्टीरिया। वायरस और बैक्टीरिया के लिए मुख्तलिफ इस्तेमाल की जाती है। अगर आप एग्जांपल्स देखें तो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ट्यूबरकुलोसिस के लिए मुख्तलिफ वैक्सीन इस्तेमाल की जाती हैं जो कि एक बैक्टीरियम है, और उसके अलावा मुख्तलिफ वायरल डिजीज़ हैं उनके अगेंस्ट भी इस्तेमाल की जाती हैं। वैक्सीनेशन इंट्रोडक्शन टू इम्यूनिटी डिफेंसिव पावर थ्रू इंजेक्टेड किल्ड पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म, यानी कि इस तरह के ऑर्गेनिज्म इस्तेमाल किए जाते हैं जो कि पैथोजेनिसिटी प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, यानी अब वो आपके अंदर मर्ज़ नहीं पैदा कर सकते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं कि वो अंदर जाकर हमारी बॉडी के मुख्तलिफ जो डिफेंस ऑर्गेनिज्म है हमारी बॉडी का उसको स्ट्रॉन्ग करते हैं, यानी पहले से ही जो है वो जो वाइट ब्लड सेल्स है हमारी बॉडी के अंदर वो प्रोड्यूस होना शुरू हो जाते हैं। इट इज़ कॉल्ड द पैसिव इम्यूनिटी। दूसरा एक और जेनेटिक इंजीनियरिंग का रोल है एनवायरनमेंट पे, जिसकी वजह से एनवायरनमेंट में जो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम है जैसे कि पोल्यूशन है, डिग्रेडेशन ऑफ लैंड है, स्वीज वाटर है, इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, दीज प्रॉब्लम्स आर रिजॉल्व बाय यूजिंग जीएम बैक्टीरियम। ओके, यानी जेनेटिकली म्यूटेटेड बैक्टीरिया इस्तेमाल करके हम ये तमाम प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। द प्रोडक्ट्स आर बायोपेस्टिसाइड्स, बायोफर्टिलाइजर्स एंड बायोसेंसर्स। और इन बैक्टीरियम के नतीजे में जो चीज़ें बनती हैं बायोपेस्टिसाइड, फर्टिलाइज़र एंड बायोसेंसर, जो कि एनवायरनमेंट में मौजूद मुख्तलिफ इंसेक्ट्स हैं या ऐसी हर्ब्स हैं जो कि नहीं रिक्वायर्ड होती हैं, ओके, उन तमाम को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। रिसाइकलिंग, इट इज़ द रीयूज़ ऑफ वेस्ट मटेरियल्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग पर्पसेस। कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि हम वेस्ट समझ के जो है उनको फेंक देते हैं, उनको प्रॉपरली अगर उनको रिसाइकिल किया जाए तो वो कंट्रोल करती है एनवायरमेंटल पोल्यूशन को, जैसे कि मुख्तलिफ टिन्स हैं, बॉटल्स हैं, रद्दी है, अखबार है, पेपर है। ओके, ये तमाम ऐसे मटेरियल हैं जो कि रीयूज़ हो सकते हैं, यानी इनसे दोबारा से वही चीज़ प्रोड्यूस हो सकती हैं। ओके, कंट्रोल एनवायरमेंटल पोल्यूशन, कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ओके, इन रिसोर्सेज को हम दोबारा से इस्तेमाल में ला सकते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज, ओके, यानी ऐसा जो इस्तेमाल शुदा पानी है उसको जो है वो हम रिसाइकिल कर सकते हैं, उसको क्लोरीनेशन करने के बाद उसको साफ़ किया जाता है और इस्तेमाल किया जा सकता है। ओके, और इससे जो है वो जो मुल्क की मईशत है वो काफ़ी तौर पर बेहतर हो जाती है। रिसाइकलिंग ऑफ ओल्ड बॉटल्स, यहाँ पर देखें इसमें बताया गया है कि अगर आप अपने पानी को रिसाइकिल करने के लिए दे देते हैं तो ये ग्लास बॉटल्स हैं या प्लास्टिक इंडस्ट्री या प्लास्टिक बॉटल्स हैं, ये मुख्तलिफ इंडस्ट्री में जाके उसकी न्यू बॉटल्स बना लेती हैं और आप उसको दोबारा से इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, और ये जो रिसाइकिल मटेरियल होता है इसको लिटर का नाम दिया जाता है। ओके, डिस्पोजल ऑफ रबिश बाय 3 मेथड्स, यानी कुछ जो चीज़ें हैं हम उसको डिस्पोज ऑफ करने के बाद हम इसको जो है इस्तेमाल में दोबारा ला सकते हैं, यानी इनको रिड्यूस किया जाए, यानी या तो बिल्कुल तल्फ कर दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए, कुछ ऐसे मटेरियल है, रीयूज़ किया जाए यानी दोबारा से इस्तेमाल में लाया जाए, जैसे कि अभी आपको बताया रिसाइकिल किया जाए, जैसे कि मुख्तलिफ जैसे कि फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल हैं, या फिर इस तरह की लीव्स हैं, अगर ये ख़राब हो जाती हैं या फिर ख़त्म हो जाती है, स्पॉइल हो जाती है, तो इनको दोबारा से मिट्टी में दबा के दोबारा से नई खाद बना ली जाए। ओके, उसके अलावा मुख्तलिफ जो है वो चीज़ों को दोबारा से रिफॉर्म कर दिया जाए, जैसे कि बॉटल्स हैं या और दूसरी चीज़ें हैं, तो इट इज़ कॉल्ड द रिसाइकलिंग मेथड। व्हाट आर द की पॉइंट्स ऑफ दिस चैप्टर, आपने क्या क्या इसमें पढ़ा है। ह्यूमन डाइट मेनली कंपोज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स,
ओके, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स। डिफरेंट केमिकल रिएक्शन अकर इन बॉडी कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है, जिसकी वजह से जो एसिमिलेटेड फूड होता है वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। ओके, मेटाबॉलिज्म ऐसा प्रोसेस जो कि एनर्जी हमें प्रोवाइड कर रहा है, और उसमें कई ऐसे प्रोसेस जो कि एनर्जी हमें किस लिए चाहिए, ताकि हम उनको इस्तेमाल में ला के दोबारा से जो है वो मुख्तलिफ प्रोसेस से गुजार सकें हमारी बॉडी। एंजाइम वर्क एज अ कैटलिस्ट इन बायोलॉजिकल रिएक्शन। ब्लड कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट, प्लाज्मा एंड ब्लड सेल्स, डीएनए it is responsible for hereditary, and penicillin which is obtained from the fungus called penicillium. ओके स्टूडेंट्स, अब आपने ये पूरा चैप्टर पढ़ लिया। अब आप इस वीडियो को यहाँ पर पॉज करें और उसके बाद पूरा आप अपना लेसन रिव्यू करें, और उम्मीद है कि आपको ये सारा समझ में आ जाएगा। उसके अलावा जो मुख्तलिफ आपकी बुक में MCQs हैं, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, now we start our next chapter, that is chapter number 4, and in this chapter you will learn about component of diet, food and energy, balanced diet, endocrine glands, problem related to human life, exercise and its importance, and first aid. Okay, and this chapter name is human health. Now my first topic is food. Food is anything which after digestion provide energy which is required for growth and development. आपको ग़िज़ा की ज़रूरत होती है और आप मुख्तलिफ जो है वो तरह की जो है वो इस्तेमाल करते हैं फूड के मुख्तलिफ कंपोनेंट्स, जैसे कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वाटर, फैट्स, वाइटामिन, मिनरल सॉल्ट्स। ओके, ये तमाम कंपोनेंट हैं जो कि आपकी ग़िज़ा में होते हैं या फिर होने चाहिए, और ये आपको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ओके, आपने मुख्तलिफ फूड कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ा। वाटर जो है वो मेजर रोल प्ले करता है। आप देखें कि ऐसा जो फूड हम खाते हैं, इस पिक्चर में देखें कि हर चीज़ इसके अंदर मौजूद है। प्रोटीन भी नज़र आ रही है आपको जो कि मीट फॉर्म में है। ओके, कार्बोहाइड्रेट फॉर्म से जो कि ब्रेड है, वाटर आपको नज़र आ रहा है इसके अंदर। ओके, फ्रूट है, सैलड्स हैं। ओके, सो इट इज़ दी बैलेंस फॉर्म ऑफ फूड. No, there are different sources of food. The major source of our diet, हम रोटी खाते हैं, चावल है। ओके, उसके अलावा आलू है, वो प्रोवाइड करता है मेजर कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट हमें उसके अलावा मुख्तलिफ जूसेस से, फ्रूट्स से, हनी, मिल्क, इन तमाम चीज़ों से जो है वो सोर्सेज से मिल सकती है। ओके, जैसे ग्लूकोज यहाँ पे देखें तो ड्राई फ्रूट, कॉर्न, हनी, शुगर केन, ये आपको ग्लूकोज जो है वो इंस्टेंट प्रोवाइड करती है। फ्रक्टोज जो कि फ्रूट शुगर्स हैं, गैलेक्टोज जो कि मिल्क शुगर है। ओके, जो कि लैक्टोज प्रोवाइड करती है। ओके, देयर आर डिफरेंट कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज। प्रोटीन सोर्सेज हमने जैसे पहले भी डिस्कस किया है पहले चैप्टर में कि प्रोटीन सोर्सेज हम प्लांट सोर्स और एनिमल सोर्स दोनों से ले रहे हैं। ओके, प्लांट सोर्स में अगर आप बात करें तो मुख्तलिफ लिग्यूम्स हैं, पल्सेस हैं, दालें हैं, चने हैं। ठीक है, ये तमाम जो है वो कौन सी प्रोटीन कहलाती हैं? दीज आर कॉल्ड द सेकंड क्लास प्रोटीन। ओके, फर्स्ट क्लास प्रोटीन में आ जाते हैं मीट, एग, और उसके अलावा फ़िश है, दूध है, अंडे हैं। ठीक है, ये तमाम जो है वो फर्स्ट क्लास प्रोटीन हैं। फर्स्ट क्लास प्रोटीन हम इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये तमाम अमीनो एसिड्स प्रोवाइड करते हैं जो कि हमारी बॉडी को चाहिए। यानी एक प्रोटीन बनाने के लिए जितने अमीनो एसिड्स हैं वो आपको इन फर्स्ट क्लास ऑफ प्रोटीन से मिल जाते हैं, जबकि सेकेंड क्लास ऑफ प्रोटीन है वो तमाम अमीनो एसिड्स प्रोवाइड नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप दालों को मिक्स करके या मिलाकर बनाते हैं तो वो आपको उतनी ही अमीनो एसिड प्रोवाइड करती हैं जैसे कि मीट। ओके, now these are certain lipid sources like butter, milk and cake। यानी ये जो आप फॉर्म लेते हैं, ऑयल है, घी है, वो भी आप इस्तेमाल करते हैं अपने फूड में। ओके, मुख्तलिफ जो है गोश्त है, वो भी जो है वो लिपिड सोर्स है। ओके, बफलो मीट है और दूसरी है, ठीक है, जो आप जो भी इस्तेमाल करते हैं रेड मीट। ओके, इट इज़ दी मेजर लिपिड सोर्स। जो फूड आप खा रहे हैं वो तमाम वो एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। जैसे कि आपने पहले भी स्लाइड्स में देखा कि कार्बोहाइड्रेट जो है वो एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, कितनी? दैट इज़ अबाउट 4 किलो कैलोरीज। अब उसके अलावा जो है
प्रोटीन्स हैं वो भी आपको एनर्जी प्रोवाइड कर रही है, लिपिड्स हैं वो एनर्जी प्रोवाइड कर रही है। ओके, फूड प्रोवाइड एनर्जी एंड दिस एनर्जी इज नीडेड फॉर द डेली एक्टिविटीज़। एनर्जी इज मेजर्ड इन कैलोरीज एंड डिफरेंट कंपोनेंट प्रोवाइड डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जीज। ओके, आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जैसे राइस, व्हीट, पी, पोटैटो, ओके, ये तमाम जो है वो मुख्तलिफ फूड आइटम्स हैं, ककम्बर, बनाना, इनकी जो है वो स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ कैलोरी ये प्रोवाइड करती हैं। यानी अगर आप इनकी एक, जैसे कि यहाँ पे 100 ग्राम्स की बात की, अगर आप 100 ग्राम इन तमाम चीज़ों का लेते हैं मुख्तलिफ सोर्सेज से, तो आपको ये इतनी एनर्जी जो है वो प्रोवाइड करते हैं। रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी, एनर्जी रिक्वायरमेंट बेस करती है एज पर, किसी भी सेक्स पर, प्रोफेशन, हेल्थ कंडीशंस। ओके, यानी किसी भी शख्स की जो उम्र है वो एन अमाउंट ऑफ एनर्जी उसके ऊपर डिपेंड करती है। यानी अगर कोई बच्चा है तो उसको उतनी ही मिकदार रिक्वायर होती है, और वो ज़्यादा अगर लेता है तो वो उसके लिए डेंजरस हो सकती है। ओके, और उसके अलावा सेक्स है, जेंडर में अगर आप देखें तो मेल रिक्वायर मोर एनर्जी, क्योंकि उनके जो है वो बॉडी जो सेल्स हैं या बॉडी मास है वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू फीमेल। प्रोफेशन अगर आप बात कर लें कि उसमें अगर कोई शख्स बहुत ज़्यादा जो फिज़िकल वर्क कर रहा है तो उसमें जैसे लेबर है तो उनको ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर होती है, क्योंकि उनकी बॉडी वर्किंग ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू सेडेंटरी लाइफ स्टाइल। अगर कोई है और वो बैठने का काम करता है, जैसे कंप्यूटर वर्किंग या बैंकिंग की जॉब कर रहा है, तो उसमें ये कि उसको फ़िज़िकल जो एक्टिव पर्सन है उसके मुकाबले में कम एनर्जी रिक्वायर होती है। हेल्थ कंडीशन है, अगर कोई शख्स जो है वो बीमार है तो उनको ज़्यादा बेहतर जो है वो एनर्जी चाहिए होती है, ताकि वो अपनी जो डिज़ीज़ है उसको कंट्रोल कर सकें, ओवरकम कर सकें। एनर्जी रिक्वायरमेंट यहाँ पर देखें स्टार्ट में बताया गया है कि एज वाइज जो है वो एनर्जी रिक्वायरमेंट चेंज हो रही है। जैसे चिल्ड्रन 1 to 3 ईयर्स है, दे रिक्वायर 1200 किलो कैलोरीज। 4 to 6 ईयर्स 1600 किलो कैलोरीज। यानी जैसे जैसे उम्र बढ़ती जा रही है हमें ग्रोथ के लिए या डेवलपमेंट के लिए जो है वो एनर्जी रिक्वायर है, और वो एनर्जी रिक्वायरमेंट जो है वो बढ़ती चली जाएगी। यानी आप ज़्यादा जो है वो इनटेक ऑफ फूड करेंगे। 7 to 9 ईयर्स है 2000 किलो कैलोरीज। 10 to 12 2500 किलो कैलोरीज है। ओके, वुमेन हु डू नॉट वर्क 2090 किलो कैलोरीज है। वुमेन डूइंग हार्ड वर्क 3000 किलो कैलोरीज। मैन हु डू नॉट वर्क 3400 किलो कैलोरीज, एंड मैन डूइंग हार्ड वर्क इज 4500 kilo calories. Okay, now what is balanced diet? A balanced diet is one that contains well proportionate quantity of all the macro and micronutrients according to the body demand. यानी जो हमारी बॉडी डिमांड कर रही है उसके अकॉर्डिंगली अगर हम जो वो बैलेंस फूड लेंगे, जैसे कि जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स तमाम मौजूद हो, यानी कि आपके जैसे अगर आप नाश्ता ले रहे हैं तो उसमें तमाम इंग्रेडिएंट्स का होना ज़रूरी है, और वो वेल प्रोपोर्शनेट यानी एक सही मकदार में अगर आप कोई चीज़ ले रहे हैं तो वो बैलेंस डाइट कहलाती है, और ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। बैलेंस डाइट वेरीज टू कैलोरिक नीड्स। ओके, बैलेंस डाइट हर शख्स की जो है मुख्तलिफ हो सकती है अकॉर्डिंग टू डिमांड ऑफ अवर बॉडी। अभी आपने पिछली स्लाइड्स में देखा कि हर एज ग्रुप को जो है मुख्तलिफ एनर्जी रिक्वायर है। उसके अलावा जेंडर बेसिस पर, प्रोफेशन बेसिस पर, फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ की बेसिस पर जो है मुख्तलिफ एनर्जी या कैलोरीज रिक्वायर होती हैं। कैलोरी नीड डिपेंड ऑन द वेट, एज, सेक्स, बॉडी फिजियोलॉजी एंड प्रोफेशन। ओके, ओके, कोऑर्डिनेशन इन आवर बॉडी, यानी कि बॉडी जो है वो मुख्तलिफ इस तरह के काम करता है जो कि एक दूसरे के साथ, या फिर हर ऑर्गन हमारा एक दूसरे के साथ मिलकर काम करता है। यानी बॉडी हमारा एक समझिए कि एक पूरी यूनाइट है, और वो मुख्तलिफ फंक्शन एक साथ मिलकर परफॉर्म कर रहे हैं। ओके, अब हमारे जो टू सिस्टम, जो मेजर सिस्टम्स हैं जो कि कोऑर्डिनेट कर रहे हैं हमारी पूरी बॉडी के अंदर, दीज आर नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। नर्वस सिस्टम आपको पता है कि ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ओके, जो कि पूरी बॉडी के तमाम जो है वो कंट्रोल कर रहा है, तमाम एक्टिविटी हमारी कंट्रोल कर रहा है, दैट इज़ नर्वस सिस्टम। उसके अलावा कुछ वॉलंटरी एक्शंस है, कुछ इनवॉलंटरी एक्शंस है। वॉलंटरी एक्शन जो कि आप खुद से परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे कि आप बात कर रही हैं, चल रही हैं,
ओके, इस तरह के काम जो कि आपके कंट्रोल में है। कुछ ऐसे काम भी हो रहे हैं बॉडी के अंदर जो कि आप खुद से कंट्रोल नहीं कर रही हैं, जैसे कि आपकी ब्रीदिंग है, हार्ट बीट है, या बॉडी के अंदर जो मुख्तलिफ फंक्शन आपके परफॉर्म हो रहे हैं, वो सारे के सारे जो है वो इनवॉलेंट्री एक्शंस हैं जो कि आपका नर्वस सिस्टम कंट्रोल कर रहा है। अंडरस्टैंड बच्चों? जो सेकंड है दैट इज़ एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम जो कि डक्टलेस ग्लैंड्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर मुख्तलिफ जगह पर। यहाँ पे देखिए इस पिक्चर में कि ये डक्टलेस ग्लैंड जैसे कि पिट्यूटरी ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड है, पेनक्रियाज है, एड्रीनल ग्लैंड है, ओवरीज, टेस्टिस। ओके, ये मुख्तलिफ हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं। हार्मोन्स क्या होते हैं? जो कि डायरेक्ट हमारी ब्लड स्ट्रीम के अंदर एंटर हो जाते हैं और जो भी फंक्शन परफॉर्म करवाना होता है वो उसको कंट्रोल करते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो मेजर ग्लैंड है हमारी बॉडी के अंदर। होता तो छोटा सा पी साइज़ है, लेकिन ये दूसरे ऑर्गन को भी कंट्रोल कर रहा होता है, इसीलिए इसको कहा जाता है मास्टर ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड है। थायराइड ग्लैंड क्या करता है? ये नेक रीजन में मौजूद होता है, इन फ्रंट ऑफ ट्रैकिया, यानी जो सांस की नाली है उसके बिल्कुल सामने है, और ये दो तरह के हार्मोन रिलीज़ कर रहा है, जैसे कि थायरोजीन है जो कि आयोडीन के लिए ज़रूरी है। ओके, और ये हार्मोन क्या करता है? नॉर्मल बॉडी ग्रोथ और कंट्रोल करने के लिए। एड्रिनल ग्लैंड है, ये किडनीज़ के ऊपर मौजूद होता है, पेयर फॉर्म में है, एंड दे सिक्रीट डिफरेंट हार्मोन्स, और ये कॉर्टिकल हार्मोन्स कहलाते हैं। ये बॉडी के मुख्तलिफ हमारी जो वाटर कंटेंट है उसको कंट्रोल कर रहे हैं। फिर उसके अलावा हमारी बॉडी का जो मुख्तलिफ चेंजेस आ रही हैं, यानी कि सौरो, फियर, ओके, ये तमाम चीज़ों को जो है ये हमारा ये वाला हार्मोन जो कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड है, ये कंट्रोल कर रहा होता है, यानी हमारे इमोशंस को कंट्रोल कर रहा है। उसके अलावा आपकी जो बॉडी में जो ब्लड प्रेशर है उसको में जो चेंजेस आ रही हैं वो तमाम की तमाम जो है वो एड्रीनल ग्लैंड के जो हार्मोन्स हैं वो कंट्रोल कर रहे हैं। उसके अलावा हार्ट बीट है, मेटाबॉलिक रेट है बॉडी के अंदर, उन तमाम को भी जो है वो एड्रीनल सिक्रीशंस या हार्मोन्स कंट्रोल कर रहे हैं। पेनक्रियास की बात करें, पेनक्रियास बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है इन कंट्रोलिंग ग्लूकोज कंसनट्रेशन इन आवर बॉडी, यानी कि इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन प्रोडक्शन की वजह से पेनक्रियास इंसुलिन को प्रोड्यूस करता है ताकि हमारी बॉडी का जो ब्लड शुगर लेवल है उसको कंट्रोल कर सके। ओके, और ग्लाइकोजन जो है वो उसके अगेंस्ट काम करता है। गोनैड्स हैं, गोनैड्स जैसे कि ओवरी एंड टेस्टिस। Okay, ovary in female and testes in male, they are also releasing their specific hormone, and these are called the reproductive hormones that are required for the reproduction of our body. Stages of human life. Balanced diet and food requirement is totally dependent on the stages of human life, जैसे infancy, childhood, adolescence, youth, old age. Okay, look at this diagram. It shows different stages of our life. Okay, and in during different life or time of our body we require different energy. Okay, in इन्फेंसी की बात करें या बेबी जो है टोडलर लाइफ है, it is a stage span over the first 2 years in the life of every human being, and it is important phase in human life, and it characterize both the physical and mental development. यहाँ पर physical और mental development बहुत ज़्यादा हो रही होती है, और यहाँ पर जो है वो बच्चा अपना वज़न जो है वो तेज़ी के साथ बढ़ रहा होता है उसका। ओके, इसमें टीजिंग जो है वो भी स्टार्ट हो रही होती है। उसके अलावा बच्चा चलना सीख रहा होता है और मुख्तलिफ जो है वो एक्टिविटी जो है वो चल रही होती है। नॉर्मली एन एवरेज बेबी स्टार्ट्स वॉकिंग आफ्टर 13 to 15 मंथ्स, और फिर जो है वो ये यहाँ पे देखें कि वो टोटल लाइफ स्टार्ट हो जाती है। चाइल्डहुड अगर देखें तो अर्ली चाइल्डहुड एक्सटेंड फ्रॉम 2 to 6 ईयर। ओके, एंड इट इज़ अ पीरियड ऑफ ग्रेट रिवोल्यूशन इन द थॉट्स एंड मेमोरी ऑफ अ चाइल्ड, यानी बच्चे की सोच और बहुत ज़्यादा उसमें तब्दीलियाँ आ रही होती हैं, वो मुख्तलिफ काम कर रहा होता है, बहुत क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है हर चीज़ के बारे में। ओके, एडोलेसेंस इज़ द स्टेज ऑफ फिज़िकल, साइकोलॉजिकल एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड। ओके, यानी कि 13 to 19 ईयर्स की जो लाइफ है, जिसमें आप टीनेजर देख लें,
टीनेजर लाइफ आ जाती है। ओके, और इसके अंदर जो मुख्तलिफ जो रिप्रोडक्टिव जो हमारे स्ट्रक्चर्स हैं वो फॉर्म हो रहे होते हैं। यूथ एंड ओल्ड एज है, यूथ एज यंग अडल्ट है या मिडिल एज है। ओके, these are all the stages of childhood and adolescence gradually enters the in this stage। और फिर उसके अलावा नेगेटिव चेंजेस जो है वो स्टार्ट हो जाती हैं बॉडी के अंदर। कैटाबॉलिज्म जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाता है आहिस्ता आहिस्ता, यानी कि जो है वो बॉडी बिल्डिंग प्रोसेसेस के बजाय बॉडी डिक्रीजिंग जो स्टेजेस होती हैं वो स्टार्ट हो जाती है इसके अंदर। बहुत ज़्यादा जो है वो कोई भी शख्स जो है बॉडी अगर आप देखें तो उसमें स्ट्रेंथ भी कम हो जाती है, वीक होना शुरू हो जाते हैं मसल्स। ओके, और इस तरह से आहिस्ता से देखें कि मिडिल एज के बाद रिटायर एज यहाँ पे जो दिखाई हुई है और एल्डरली एज, और फिर ऐसा ऐसा ये ओल्ड एज की तरफ इंसान बढ़ जाता है। और फिर जो है एजिंग जो है वो अफेक्ट करती है हार्ट को, एसोसिएटेड है विद वेसल एज देयर इलास्टिसिटी डिक्रीजेस, यानी कि हार्ट की जो डिजीज़ हैं वो भी बढ़ना शुरू हो जाती हैं क्योंकि वेसल्स जो हैं वो उनकी इलास्टिसिटी कम हो जाती है। ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है। आप अक्सर देखते होंगे कि इस एज के लोगों में ब्लड प्रेशर का जो है बहुत ज़्यादा हार्मफुल इफ़ेक्ट होता है। और बोन्स जो है वो वीक हो जाती हैं, जो है वो झुक के चलना शुरू हो जाते हैं कोई भी शख्स जो ओल्ड एजेड पर्सन है ड्यू टू वीक बोन्स। ओके, exercise and health, exercise it maintains the elasticity in our body। ओके, एक्सरसाइज हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, मेंटेन करता है इलास्टिसिटी इन मसल्स एंड जॉइंट ऑल्सो। ओके, हमारे मसल जो है वो स्ट्रॉन्ग होते हैं बिकॉज ऑफ दिस एक्सरसाइज। ओके, हेल्पफुल इन बर्निंग ऑफ कैलोरीज, ये जो आप फूड इनटेक कर रहे हैं उसको कैलोरीज बर्न करने के लिए भी जो है वो एक्सरसाइज जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। ओके, when the muscles are strong, a person can perform high tough physical jobs। strong muscles not only help to perform strenuous physical tasks but also provide support to our bones and joints। okay, ऐसे लोग जो कि एक्सरसाइज नहीं करते they are unable to burn their exercise fat energy that accumulated in their body। okay, यानी एडिपोज टिश्यूज में जो है वो फैट्स जो है वो होना शुरू हो जाती हैं, वहाँ पर जमा होना शुरू हो जाती हैं, अक्यूमुलेट हो जाती हैं अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं। और ऐसा ऐसा जो है कोई भी शख्स ओबीस हो जाता है या मोटा हो जाता है। ओके, और ये अकॉर्डिंग टू एज जो है वो एक्सरसाइज रिकमेंड की जाती है। ठीक है, और now what is first aid? First aid is the help given at the place of accident till the patient reach the hospital to save their lives। यानी ऐसी जो एड प्रोवाइड की जाए कि अगर कोई शख्स जो है वो कोई एमरजेंसी है तो आप उसको एमरजेंसी हेल्प आने से पहले ही जो है उसको उस फेज़ तक ले जाएं ताकि किसी भी शख्स की जान बचाई जा सके। यानी हॉस्पिटल जाने से पहले जो आप एड प्रोवाइड करते हैं उसको कहा जाता है। It's called the first aid kit and it includes scissors, bandages, different mercurochrome solutions हैं, आयोडीन सॉल्यूशंस हैं। ओके, मुख्तलिफ पेन किलर्स हैं वो आपको रखने चाहिए। ओके, डिस्प्रिन है, पेनाडोल है। ओके, लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं वो होनी चाहिए आपके पास अगर आपके घर में इस तरह के लोग हैं जो कि ओल्ड एज हैं। ओके, इस तरह की जो है मुख्तलिफ चीज़ें जो आपकी फ़र्स्ट एड किट में होनी चाहिए। ओके, मुख्तलिफ ऐसी कंडीशन होती हैं जिसके अंदर रिक्वायर होती हैं फ़र्स्ट एड, जैसे कि अगर कोई हाथ जल जाए तो आप जो है वो फ़ौरन से जो है वो उसको जो है वो ठंडा पानी जो है उसके ऊपर डालेंगे। ठीक है, और उसके अलावा जो है मुख्तलिफ आप मेडिसिन इस तरह की रख सकते हैं जैसे कि बर्नॉल है, ताकि आप वो फ़ौरन उसके ऊपर अप्लाई करें और फिर उसके बाद जो है ताकि वो ब्लिस्टर्स जो है वो फॉर्म ना हो। ओके, उसके अलावा इसके ऊपर कोई घी या तेल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, बल्कि उसको जो है वो अच्छी तरह से उसको पाउडर करके जो है उसको आप मुख्तलिफ जो है वो उसमें सीवियर होने से बचा सकते हैं। लेकिन अगर वो इंजरी या बर्न जो है वो बहुत ज़्यादा है तो आपको फ़ौरन से जो है वो हेल्प लेनी चाहिए और फिर उसको
शिफ्ट करना चाहिए टूवर्ड हॉस्पिटल। ओके, मुख्तलिफ ऐसी कंडीशंस हैं जैसे कि ब्रीथलेस पर्सन है, अगर कोई शख्स है वो कोमा में जा रहा है और आप जो है वो एकदम से किसी का सांस रोक रहा है, तो आपको फ़ौरन से जो है वो इस पोस्चर्स में जाकर जो है वो सांस जो है बहाल करना चाहिए। मुख्तलिफ आप जो है तरीके इस्तेमाल करें, जैसे कि आप उसको फ़ौरन फर्श पे लिटा के और जो है रेस्पिरेटरी ट्रैक को क्लियर करें, मुंह में अगर कोई चीज़ है तो उसको निकाल दें, मुंह से सांस दें और चेस्ट पर जो है वो कंप्रेस करें इतना कि वो जो है वो अपना वो सांस उसका बहाल हो जाए, और फिर जो है आप उसको हॉस्पिटल में भेज सकते हैं। उसके अलावा अगर स्नेक बाइट है, कोई सांप ने काट लिया है, तो उसके लिए जो है वो ये फ़र्स्ट एड इस्तेमाल की करनी चाहिए कि फ़ौरन से उस जगह को जहाँ पर सांप ने काटा है तो उससे ऊपर जो एरिया है वुंड के, वहाँ पर फ़ौरन से टाई अप कर दें। ओके, अगर किसी भी जगह पर जैसे कि आर्म है या लेग है तो उसको टाइटली जो है वो बंद कर देना चाहिए, बांध देना चाहिए। जैसे कि इस फिगर में दिखाया हुआ है कि मुख्तलिफ बैंडेजेस इस्तेमाल करके जो है उसको टाइट किया जा रहा है और वो स्टिक के ज़रिए से उसको मज़ीद टाइट कर दिया गया ताकि जो वो जो वेनम है या फिर जहर है सांप का वो बॉडी में ऊपर की तरफ ना जा सके और वो यहीं पर ही रुक जाए। ओके, उसके अलावा जो है वो मुंह से जो है उसको सक करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, जो भी वेनम होता है या फिर जहर होता है सांप का वुंड एरिया पर। अगर वो बहुत ज़्यादा पॉइजनस होगा तो वो आपको भी नुकसान पहुंचा सकता है। ओके ओके, व्हाट आर द की पॉइंट्स? कार्बोहाइड्रेट आर द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल द एनिमल्स. Vitamin A, D, E and K are fat soluble vitamin. Okay, and B and C are the water soluble vitamin. And vitamin का बहुत ज़्यादा important role होता है हमारी डेली लाइफ में, इसलिए इनका इस्तेमाल रेगुलरली करना चाहिए फूड में. All the endocrine glands and nervous system bring about coordination in our body. Okay, exercise is important to maintain health. First aid may improve the chance of survival of the patient. फर्स्ट एड जो है वो सर्वाइवल के जो चांस है उनको भी प्रूव करता है. उसके अलावा जो है फर्स्ट एड में एक और चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है कि अगर एनिमल बाइट में, जैसे कि फॉर एग्जांपल डॉग बाइट है या कैट बाइट है, तो उसमें भी अगर कोई इस तरह का हो जाती है कंडीशन जिसमें जो एनिमल है वो जब बाइट करता है देन इट कंटेन डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म और ये रेबीज़ कॉज करवा सकती है. ठीक है, और ये रेबीज़ जो है वो भी बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होती है. इसमें भी यही है कि फ़ौरन से जो है फर्स्ट एड देने के बाद पेशेंट को शिफ्ट कर देना चाहिए हॉस्पिटल्स में फॉर इंजेक्शन. ओके, सो ऑल ऑफ दीज आर द डिफरेंट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ऑफ योर चैप्टर. ओके, आप इन सबको रिवाइज करें एंड book work, complete your book work and match the answers with the given. और फिर उसके बाद जो है आप मुख्तलिफ ये जो साइट्स दी गई हैं आप इनको भी विज़िट करते हैं फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन. ओके, आई थिंक इट इज़ ऑल अबाउट दीज टू चैप्टर्स. ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग.